नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम भास्कराचार्य कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पर अभिकल्पना एक युवा सोच जो कि एक एनजीओ है, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्यक्रम आयोजन करवाता रहता है, काफ़ी काम करता है। उसकी तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो चलिए यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसको जो लोग हैं काफ़ी मिस इंटरप्रेट करते हैं, बाकी लोगों को पता नहीं है अच्छे तरह से कि वो क्या है, तो उसको अच्छे से समझाने के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो उनसे जानते हैं कि इवेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था और क्या कंक्लूजन निकल कर आया है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि उद्देश्य क्या था इस इवेंट का। नाम से पता चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या मेन पॉइंट्स थे और क्या क्या पता चला है। मेन यही है मैम कि अभी क्योंकि ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं और अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, तो इन्होंने जो प्रिंसिपल सर थे भास्कराचार्य कॉलेज के, उन्होंने सीनियर लेवल पे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और उसके मेजर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जो मैम थे KIIT से आए थे, उन्होंने, रचना मैम ने हमें मतलब ये क्लैरिटी दी है कि इसके मेन गोल्स क्या हैं और हमें ये गोल्स किस तरह से अचीव कर पाएंगे स्कूल लेवल पे। ये डिस्कशन किया तो इट वाज क्वाइट फ्रूटफुल, अच्छा लगा और काफ़ी क्लैरिटी हुई हमें। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि चुनौतियाँ जो शब्द है, हम सबको पता है कि कुछ हम जब नया इम्प्लीमेंट करते हैं हर चीज़ में हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या पता चला कि क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स हमें आने वाली हैं जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना शुरू करेंगे। पहले तो मैं थैंकफुल करना चाहूँगा अभिकल्पना का, प्लस आपका भास्कराचार्य को लेकर जिन्होंने हमारे स्कूल यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल को इनवाइट किया। और चुनौती से रिलेटेड है उस पर हमने ये था कि हमने बेसिकली जो वहाँ पे डिस्कशन हुआ है वो ओपन डिस्कशन ये है कि आप जो कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, लेकिन हमने उनके सोल्यूशन पे ऊपर बात करी है कि उन्हें उसको कैसे सोल्व करना है, बच्चों तक कैसे लेके जाना है, और जो उनके फैक्ट्स हैं वो हमने बताने हैं विदाउट एनी नेगेटिविटी की ये चीज़ और उस चीज़ को पीछे दरकिनार करते हुए हमने आगे इसके लिए पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं, सोसाइटी में कैसे इफेक्ट करेगा और हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे बेस्ट लेवल पे, उसके लिए हमने यहाँ पे पूरा ओपन डिस्कशन में किया। बिल्कुल सर, चूँकि आप स्कूल से हैं और मेनली जो एजुकेशन पॉलिसी है स्कूल्स पे उसका काफ़ी फोकस है, जो भी चेंजेस है ज़्यादातर स्कूल्स में ही किए गए हैं। तो आपको क्या लगता है आपके लेवल पे आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं इस चीज़। चैलेंजेस हमारे पास अभी यही हैं कि सबसे पहला चैलेंजेस है इसके ऊपर वर्कआउट करना है कि ये है क्या, बेसिकली समझाना, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना कि चल कैसे रहा है, इसको कैसे हमने आगे इंप्लीमेंट करना है, ये मेन चैलेंजेस है। क्योंकि एक बार गाइडलाइंस हम लोगों को क्लियर जो मिल रही है डे बाय डे हम लोग ले रहे हैं, हमारा स्कूल बहुत जगह हम लोगों को प्रमोट कर रहा है, हम लोग जा रहे हैं, हमारा स्कूल ने भी इसको अभी ऑर्गेनाइज़ किया NEP को, तो हमने उसमें चैलेंजेस जो है क्या क्या गोल सेट कर रखे हैं इन्होंने, उन पर वर्क करना, यही हमारे पे मेन चैलेंजेस है। उनको कैसे हम जैसे स्टार्ट हो तो हम उसके लिए पूरी तरह से वेल प्रिपेयर रहें। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सोल्यूशंस की भी बात हुई होगी इस जो पूरा प्रोग्राम था, तो क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, कैसे, इधर आ जाइए थोड़ा, तो क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं या फिर कितना टाइम और हमें लगेगा, स्कूल्स को लगेगा इम्प्लीमेंट करने में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। पहले तो मैं अभिकल्पना को शुक्रिया अदा करता हूँ इवेंट के लिए। तो प्रॉब्लम्स तो मैम इम्प्लीमेंट अभी होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा इसको, और जहाँ तक प्रॉब्लम्स की बात है, कोई भी कुछ स्कीम्स नए आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, जब वो ग्राउंड पे आएगा तब उसकी प्रैक्टिकली हम सॉल्व कर पाएंगे उसकी प्रॉब्लम्स को। अभी तो डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन पे हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं सेमिनार्सों में, वर्कशॉप्सों में। तो मेन जो प्रॉब्लम्स अभी आने की है, क्योंकि यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच है, जो मेन हमारी फोकस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, ये होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहा है और हमारी कल्चर के ऊपर बेस करके चल रहा है। एक तरह से कंप्लीट चेंज आ रहा है एजुकेशन पॉलिसी में, ये कह सकता हूँ एक कंप्लीट चेंज आ रहा है। तो जब भी कोई चेंज आते हैं उसके साथ कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन असली सोल्यूशन, जो मेन सोल्यूशन आएगा जब वो ग्राउंड पे आ जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, जो ऐसे इवेंट होते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे स्कूल्स भी ऐसे हैं, बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जिनको अभी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इतना नहीं पता है, उनको आइडिया नहीं है कि अच्छे से क्या चीज़ है ये, तो कितने फ्रूटफुल होते हैं ये इवेंट ताकि लोगों को पता चले और अवेयरनेस ज़्यादा बढ़े। ये इवेंट्स इस टाइप के बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हैं फॉर टीचर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। आई थिंक हमें स्टूडेंट्स को भी अवेयर करना चाहिए सो दैट दे कैन बी प्रिपेयर्ड वेन एवर दिस पॉलिसी विल बी ऑर्गेनाइज्ड और विल कम इन टू द स्कूल। एंड आई गेस ऐसी जितने भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं अभी कॉलेजेस में हो रहे हैं, हमें रिसोर्सेज चाहिए, तो भास्कराचार्य कॉलेज का बहुत थैंकफुल है हम सब लोग कि हाँ उनकी तरफ से हमें ऑडिट मिला और ये रिसोर्सेज मिले। और एंड आई गेस कि अभिकल्पना और भी ऐसे इवेंट्स करेगा ऑर्गेनाइज इन स्कूल्स एंड इन डिफरेंट कॉलेजेस सो दैट टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड
for national education policy. जी थैंक यू सर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो पॉइंट्स हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो प्रैक्टिकल नॉलेज पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है ये पॉलिसी। पहले हम थ्योरेटिकल नॉलेज पे थे, तो आपको लगता है कि अभी जो इंडिया की सिचुएशन है वो थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज को बैलेंस करने में हम रेडी हैं उस चीज़ के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू अभिकल्पना एंड भास्कराचार्य कॉलेज। आई थिंक आपने भी देखा होगा हर चीज़ में ना प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज हम टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं। आज की जो हमारी इंडिया जो है और टेक्नोलॉजी जब हम बात करते हैं ना, तो ये विदाउट प्रैक्टिकल आपको नहीं आ सकती। आप थियोरेटिकल क्या कर रहे हैं ये मैटर शायद उतना नहीं करता जितना कि आपको प्रैक्टिकल। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बेसिकली आई एम अ TGT कंप्यूटर साइंस टीचर, तो हमारे सब्जेक्ट की जब बात आती है तो हमारे हिसाब से प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल आई थिंक आप नहीं कर सकते। कंप्यूटर में हम आपको थ्योरी पढ़ा देते हैं, बट अगर आपको उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं कि आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल का हमारे ऐसा नहीं कि एज अ सब्जेक्ट रियल लाइफ में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रैक्टिकल चीज़ें। तो इस इवेंट के बारे में हम जानना चाहेंगे सर कि कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा और ऑब्जेक्टिव क्या था और कंक्लूजन क्या निकला इवेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट बहुत ही अच्छा था और बहुत सी चीज़ें एज अ टीचर हमें डाउट थी NEP के लिए, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का एक तरह से सॉल्यूशन मिल गया कि हाँ प्रॉब्लम्स क्या है, अगर प्रॉब्लम आएगी भी तो हम उसको फेस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है उसकी ग्राउंड जब तक वो ग्राउंड पे नहीं आती ना तब तक उसके प्रॉब्लम्स नहीं आते। एक अभी गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया है, उस ड्राफ्ट को जब स्कूल लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा तब हमें भी अच्छे से प्रॉब्लम समझ आएगी। और इस जो ऑर्गेनाइज किया गया था ये संवाद, इससे हमें बहुत सी चीज़ें समझ आई थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या और उसको हम कैसे और अच्छे से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उससे कैसे फेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऑलरेडी 2 साल हो गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आए हुए, तो और कितना समय हमें चाहिए और हमें और कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है कि हम स्कूल्स में से उतार सकें और जो रिसोर्सेज हैं स्कूल्स में पूरे हों इस चीज़ के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक्स टू भास्कराचार्य एंड अभिकल्पना, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें जो है इसके बारे में बताने को कहा। देखिए 2 साल टाइम तो लगेगा, ये कोई एक छोटी सी छोटा प्रोग्राम नहीं, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है। और जिसे हम बार बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रहे हैं, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं बल्कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो नेशनल पे जो काम होगा टाइम लगेगा, और ऐसा नहीं शुरुआत हो चुकी है जैसे कि अभी हमें सर ने बताया, भास्कराचार्य के प्रिंसिपल सर ने, कि ये स्कूल यहाँ कॉलेज में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। तो धीरे धीरे ये कॉलेजेस से स्कूल में आएगा, और मैं सोचती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा, बच्चों के लिए फ्रूटफुल रहेगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा और सक्सेस हमें मिलेगी इसमें, बट टाइम के साथ, प्रॉब्लम के साथ और प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो ये अभिकल्पना ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था संवाद के नाम से, बातचीत के नाम से, उसमें क्या क्या पॉइंट्स सामने आए हैं या फिर जो चैलेंजेस थे उनके सोल्यूशंस क्या क्या निकल कर आए हैं? मैम ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, क्योंकि इसको जन जन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है ना। जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या है कि इस तरह के हमें संवाद करते रहने चाहिए ताकि सबको पता चल जाए। पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी, कैसे उनके समाधान करने हैं। लेकिन इस लेवल पे हम कह सकते हैं, यदि हम ऐसे छोटे छोटे सेमिनार करते रहें तो हमें स्कूल लेवल से ही उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उन पे क्या क्या समाधान, क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी, उनको कैसे हमें रिजॉल्व करना है, ये सब हम कर पाएंगे। और अभी कुछ जैसे प्रिंसिपल सर ने हमें बताया कि हमें बच्चों को चूज़ करने के लिए इस बार जो प्रॉब्लम्स फेस की है बच्चों ने कॉलेज में एग्ज़ाम के लिए, तो वो प्रॉब्लम दोबारा ना आए नेक्स्ट ईयर। तो उसके लिए उन्होंने जो बताया कि हमें ना वही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो 11th-12th में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम बेशक से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यदि कोई साइंस का बच्चा है तो उसको एग्ज़ाम CU टेट का जो है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ही देना है, और हम उसके बाद हिस्ट्री भी चूज़ कर सकते हैं माइनर सब्जेक्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैम प्लीज़ बी दिस साइड। जी
मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे ये इवेंट था, हमने सबसे बातचीत की है, सबके अच्छे पॉइंट्स निकल कर आए हैं, सबने बोला है कि काफ़ी ज़रूरी है ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, ताकि स्कूल्स को भी अवेयरनेस मिले, जो टीचर्स हैं शायद उनको कहीं ना कहीं जो डाउट्स हैं उनके क्लियर होते रहे। तो इस इवेंट का जो ऑब्जेक्टिव था कहाँ तक सक्सेसफुल रही है, हम आपसे पूछना चाहेंगे। मेरी नॉलेज में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा, क्योंकि टीचर्स से जो मेरा बातचीत हुई है बाद में, तो उन्होंने कहा है कि हमें बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हुए हैं कि स्कूल स्ट्रक्चर कैसा होगा और मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होगा और किस तरीके से हम इंक्लूजन और इक्विटी की बात कर रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम 6th क्लास से ही बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि वो सिर्फ एक जॉब सीकर ना रहें कि डिग्री लेकर के बाहर निकल गए और जॉब ढूंढ रहे हैं। हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो अगर सच में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाती है, इसके लक्ष्यों को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, तो वाकई हम एक आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे और अपने बच्चों को हम ग्लोबल लेवल पर एक ले जा करके अपने देश को सुपर पावर बना पाएंगे। जी मैम, ये भी पूछना चाहेंगे मैम, 2 साल हो गए हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको आए हुए, और कितना समय आपको लगता है कि जो भारत है या जो भारत के स्कूल्स हैं वो रेडी हो पाएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? इसमें अभी थोड़ा समय तो लगेगा ही, सरकार ने भी टाइम तो दिया ही है। तो अभी तो मुझे लगता है टीचर्स धीरे धीरे समझ रहे हैं है क्या, तो और कुछ स्कूल्स इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो और 2, 4, 5 साल में मुझे लगता है काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा विद्यालय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। तो चूंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें हम पढ़ाई की बात करते रहते हैं, जो शिक्षा है, जो किताबी शिक्षा है उसकी बात करते रहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते रहते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं भारत जो है स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। खेलों की अहमियत जो है हर पेरेंट अपने बच्चे को समझा रहा है। तो चलिए फिजिकल टीचर से बात करते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं, कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो स्पोर्ट्स है उसमें क्या क्या चेंजेस लेकर आई है और वो कैसे इन चेंजेस को फेस करने वाले हैं और क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। नमस्कार सर। तो चैलेंजेस के बारे में हम जानना चाहेंगे सर कि एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? फिज़िकल एजुकेशन एज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है। इसके लिए हमें बहुत सारे चैलेंजेस लेने पड़ रहे हैं। तो बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए हमें ग्राउंड पे ही लेके आना पड़ेगा, ना कि ऑनलाइन सिस्टम है जो उन्होंने NEP में जो बोला है कि ऑनलाइन सेशन करना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। और सर चेंजेस क्या क्या फिर आपको लगता है कि इसके बाद जो हमारा स्पोर्ट्स की एक चीज़ है कि अलग जो लेक्चर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आपको लग रहा है कि आ सकते हैं? क्रेडिट्स होंगे, बच्चों को हाई लेवल पे 12th क्लास में सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट 12th क्लास के बाद ग्रेजुएशन में इम्प्लीमेंट होगा, तो वो क्रेडिट ले पाएंगे उनको। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इवेंट हुआ है संवाद नाम से, जो अभिकल्पना ने इवेंट करवाया था, उसमें क्या क्या जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनके लिए बातचीत की गई है या क्या क्या सोल्यूशन सामने आए हैं? अभी जैसे प्रिंसिपल सर ने बताया कि पहले फिजिकल एजुकेशन को एज ए 4th सब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता था मार्क्स। DU में ये डिसएडवांटेज थी एडमिशन के लिए, अभी तो जैसे टेस्ट होने लगे। लेकिन बात ये कि न्यू पे इसमें एजुकेशन पॉलिसी में जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो लोकल लैंग्वेज की बात की है, उतना लिटरेचर हमारे पास है नहीं स्पोर्ट्स का। हम लिखते हैं हिंदी और इंग्लिश में, लोकल लैंग्वेज में हमारे पास इतना मटेरियल नहीं है, स्टडी मटेरियल, के टीचर्स उसको इम्प्लीमेंट कर सकें या उसको अप्लाई कर सकें। तो पहले तो आपको इसके लिटरेचर पे ध्यान देना पड़ेगा। एडवांटेज ये है कि कॉलेजेस में इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसको जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़, पहले को करिकुलर एक्टिविटीज़ बोला जाता था, अब इसको एक्टिविटीज़ मतलब पार्ट ऑफ द सिलेबस बोलेंगे। ये अच्छी बात है। जी थैंक यू सर। जैसे कि इन्होंने भी बोला कि पहले जो हम फिजिकल एजुकेशन जो है उसको एक एक्स्ट्रा में काउंट करते थे, हम अपनी पढ़ाई में काउंट नहीं करते थे, उसको काउंट किया जाता है कि आप एक्स्ट्रा अगर आपको सब्जेक्ट लेना है। तो क्या आपको लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस चीज़ पर गौर करेगी और इससे इसके सुधार हो सकता है इन सब चीज़ों में? जी, इसमें एक चीज़ अच्छी हुई है, जैसे अभी स्पोर्ट्स को भी ऐड किया गया है, या म्यूज़िक हो या कुछ भी हो, तो इससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। पहले बच्चों को ये होता था कि हमें इसका कोई एडवांटेज नहीं है स्पोर्ट्स का, तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन अब इससे क्या है, इंटरेस्ट लेंगे, उनको एक बेनिफिट नज़र आएगा। जी, और ये कार्यक्रम था, उससे क्या क्या पॉइंट्स सामने आए हैं, क्या क्या समाधान आपको लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप लोगों के लिए कर सकती है? इससे मेन यही है कि हम एक एडिशनल बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएगा बच्चों को, वो अपना कैरियर भी उसमें बना सकते हैं। जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो स्पोर्ट्स को लेके पॉइंट्स हैं, क्या लगता है आपको कि वो सारे आपके काम के हैं, जो बच्चे हैं उनके लिए सुधार होगा सब चीज़ों में?
जी, जैसे कि आप जानते हैं पहले बच्चे अपने अलग अलग जैसे प्रोफेशन से इंजीनियर्स या फिर डॉक्टर बनना ही चाहते थे। अब बिकॉज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मे बी वो स्पोर्ट्स में भी अब आगे बढ़ाएं, अपना करियर सोचें, क्योंकि उसके अब मार्क्स जो है वो अलग अलग जगह में काउंट में हो गए क्रेडिट सिस्टम की वजह से। तो स्पोर्ट्स को भी अब काफ़ी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। जी। और जो अभी कल्पना जो एनजीओ है वो शिक्षा में तो काम करता ही है, और शिक्षा के साथ साथ जैसे फिजिकल एजुकेशन के जो इवेंट्स होते हैं उनमें भी काफ़ी काम करता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, अभी कल्पना बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने एक बास्केटबॉल का भी टूर्नामेंट कराया था, तो और आगे भी ये काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स कराने वाले, तो उसमें हम एज अ पी टीचर्स अपने अपने स्कूल के बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं। और कोविड के बाद से, क्योंकि कोविड ऐसा समय था कि पढ़ाई तो फिर भी ऑनलाइन हो गई थी, लेकिन जो ये प्रैक्टिकल होता है, जो खेल होते हैं वो ऑनलाइन नहीं हो सकते थे। उसके बाद अब दोबारा ये टूर्नामेंट शुरू हो जाए तो कितना इंपॉर्टेंस रखता है एक स्टूडेंट की लाइफ में? नहीं, ऑनलाइन में तो हमारे लिए जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स रहे हैं उनके लिए बहुत टफ रहा है, क्योंकि हर चीज़ हमारी ग्राउंड में होती है, प्रैक्टिकल होती है, बच्चा वो ऑनलाइन नहीं सीख सकता। तो कोविड के बाद जो खेल है वो काफ़ी हद तक बच्चों को पढ़ाई में भी हेल्प करता है, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अभी कल्पना एनजीओ है वो काफ़ी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करता है और टूर्नामेंट्स कराता है, कॉम्पिटिशन कराता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। जो बच्चे कोविड के बाद अभी जस्ट आए हैं, स्कूलों में ही है, अभी छोटी क्लासों में ही है, उनके लिए भी बहुत अच्छा एक ये प्लेटफॉर्म है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो आपसे सर हम जानना चाहेंगे जो आज का इवेंट हुआ है उसमें क्या क्या निष्कर्ष निकल के आया है, क्या सॉल्यूशंस निकल के आए हैं जो प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम्स ये है कि भाई जैसे कि बच्चा मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता है, या अगर वो मोबाइल यूज़ करता है तो उसके पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई कब कब मोबाइल देना है, कब नहीं देना फ़ोन को। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम बच्चे को तैयार कर रहे हैं तो ये भी देखना चाहिए कि भाई कितनी देर उसकी सीटिंग है, कितनी देर वो बच्चा पढ़ता है। और नई पॉलिसीज़ में जब ये बच्चा ये देखता है कि भाई बच्चा मुझे क्या करना है, ये उसका एकदम गोल क्लियर होना चाहिए। आजकल का बच्चा क्या करता है कि अब बच्चे के पास ऑप्शंस, जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे तो कन्फ्यूजिंग भी उतनी ज़्यादा होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कन्फ्यूजिंग अगर होगी तो वो उसकी क्लियरेंस ही, हम टीचर्स को भी उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चे को भी क्लियर कराए और अपने आप की भी क्लियर हो। और जब ये एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, जितना अच्छा बच्चा पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आपने रिसोर्सेज की बात की है सर, अभी बोला कि हाँ रिसोर्सेज, तो स्कूल्स के पास कितने रिसोर्सेज की कमी है इस टाइम पे? या फिर क्योंकि हम बोलें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें पॉइंट्स है कि एक बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी ले सकता है और साथ में साइंस के सब्जेक्ट्स भी ले सकता है, लेकिन वो दिक्कत होने वाली है स्कूल के लिए, क्योंकि वो जो टीचर्स का अरेंजमेंट करना होगा उसमें कितनी दिक्कत आने वाली है और कितना टाइम और लगेगा? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सारे रिसोर्सेज एक जगह अवेलेबल होना ये पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, अगर हम पॉसिबल करा भी सकते हैं तो उसके लिए ऑप्शंस देखना होता है कि भाई अगर यहाँ से ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम क्या दूसरे उसे प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं क्या इसको, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो बच्चा जाना चला जाए तो कितना अच्छा होगा। अगर वो बच्चा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एजुकेशन के साथ में जुड़ रहा है, लेकिन उस बच्चे के अंदर भी हिम्मत होनी चाहिए कि जब वो स्ट्रीम चेंज कर रहा है तो उसके पास में उतना वैल्यू है क्या, उतनी सेटिंग कर पाएगा वो बच्चा, वो भी बात उसको क्लियर होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि टीचर के अरेंजमेंट हो जाते हैं। किसी ने सच बोला है कि देयर इज़ अ विल, वेयर इज़ अ वे। जहाँ चाह होगी वहाँ राह भी होगी, 100% श्योर है। बट ये डिपेंड करता है हमारे स्टूडेंट्स पर, हमारे टीचर्स पर। ज़रूरी नहीं कि ऑल सोर्सेज अवेलेबल और एक जगह पे सारे सोर्सेज होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर जी। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, अब 2022 में हम आ गए हैं, लेकिन स्टिल ऐसे कई सारे स्कूल्स हैं, कई सारे टीचर्स ऐसे हैं कि उनको इसके कोर के बारे में नहीं पता है, या जो सारे इसके पॉइंटर्स हैं वो उनको क्लियर नहीं है। तो ये जो इवेंट्स हैं, जैसे अभी कल्पना ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, वो कितने फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड हैं अपने सोसाइटी में? मैम, जब हम बात करते हैं एनईपी के बारे में ना, तो एनईपी इज़ ऑल अबाउट, जैसे पहले हम लोग मेडिकल लेते थे या नॉन मेडिकल लेते थे, बच्चा बोलता था कि मैं संस्कृत नहीं ले पा रहा हूँ या मैं हिंदी नहीं ले पा रहा हूँ। अब एनईपी के अंदर हमें ये एडवांटेजेस हैं कि हम हिंदी या संस्कृत भी ले सकते हैं। और आगे जाकर, जैसे मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ, राइट, अगर मैंने नॉन मेडिकल के साथ मेरे को हिंदी का भी परस्यू करने के लिए दिया जाता है या संस्कृत को परस्यू करने के लिए दिया जाता है, तो आज मेरे पास एक और फील्ड होती है कि मैं संस्कृत भी पढ़ा पा रहा हूँ, राइट ना। तो एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा ये है कि यहाँ पर हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं कोचिंग सेंटर्स को। जैसे कि अगर हम बात करें कि आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग को, राइट, और इसलिए जो गवर्नमेंट है वो इस एनईपी को लेकर आई है कि हाँ, स्कूल में ही सारी की सारी चीज़ें दी जाएंगी, बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग क्रिएट की जाएगी प्रॉपरली, एवरीथिंग। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एनईपी और क्या कर सकता है हमारे साथ। तो एनईपी क्या करता है कि एक डिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है। प्राइमरी लेवल पर एनईपी कह रहा है कि हम प्राइमरी लेवल पर हम डिसिप्लिन को रखेंगे एंड सेकेंडरी हम लोग फिर एजुकेशन को रखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम माइंड मेकिंग तो करेंगे ना बच्चे की। दैट इज़ ऑल अबाउट एनईपी, राइट।
हाँ जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो इवेंट हुआ है, क्योंकि अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी बात करें, हर चीज़ में ड्रॉबैक्स होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो उसकी ड्रॉबैक्स भी होते हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो एनईपी की जो ड्रॉबैक्स हैं, क्या हम उनको ओवरकम करने में सक्षम हैं अभी? एज़ पर द ड्रॉबैक्स जो हमारे को, आई थिंक एनईपी जो अप्रॉक्सीमेटली 30-35 ईयर्स बाद एग्जीक्यूट हुआ है, जो चेंजेस आए हमारा, और उसके अकॉर्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी तो आई थिंक दे आर एंगेजिंग कि वो एज मच एज़ पॉसिबल इंक्रीज़ हो। स्मार्ट क्लासेस हमारे को देखने को मिल रही हैं, बट आई थिंक जहाँ पे ड्रॉबैक जो मुझे पर्सनली फील होता है, दैट रोबोट्स आर नॉट गोइंग टू टीच, सो वी नीड सम मोर ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल। एक अच्छे टीचर्स होना क्लासरूम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हैं जो आपको आगे ले जा सकते हैं, जो स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट को आगे ले जा सकते हैं। सो आई थिंक सबसे बड़ा ड्रॉबैक वहीं पर ही है। तो अभी हम जो अभी कल्पना एनजीओ है, जो एक संस्था है, उनके जो मेंबर्स हैं, जो ये कार्यक्रम करवाते रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इवेंट कितना सक्सेसफुल रहा? जो सारे मेंबर्स आए हुए थे, क्या उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको क्लैरिटी मिली है चीज़ों पर? मैम देखिए, इवेंट सक्सेसफुल ऐसे नहीं बता सकते, जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा उसके बाद हम देखेंगे कि लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उस अभी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और क्या उसके सोल्यूशंस निकल रहे हैं। तब हम बता पाएंगे कि ये जो इवेंट था कितना सक्सेसफुल रहा कि या नहीं रहा। क्योंकि अभी जो हुआ वो हमने सारे के सारे प्रॉब्लम डिस्कस करी, सोल्यूशंस डिस्कस करे, बट जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तब हमें पता चलता है एक्चुअल में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी, तो जो एक कोई भी चीज़ होती है जब नहीं आती है, तो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं और गुड पॉइंट्स भी होते हैं। तो अगर हम एनईपी के ड्रॉबैक्स की बात करें, एक दो ड्रॉबैक्स अगर आप बताना चाहें तो क्या है? देखिए मैम, बहुत बड़ा ड्रॉबैक तो ये है, जैसे कि आप जो बोर्ड एग्जाम्स हैं 12th क्लास के, वो ख़त्म हो रहे हैं। उसमें बच्चा सीरियस होकर क्लास में पढ़ता नहीं है। वो सोचता है कि अब मैं कोचिंग जा रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, मेरे बोर्ड के मार्क्स से तो मेरे को कोई मतलब नहीं है। जब उसको कोई मतलब नहीं है इस मार्क्स से, तो वो क्लास के अंदर सीरियसनेस खत्म हो जाता है। जो डिसिप्लिन मेंटेन था पहले होता था, अब वो ख़त्म हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव था इस इवेंट का, क्या आपको लगता है कि वो आप कन्वे करने में सक्सेसफुल रहे हैं? या हमारी पूरी कोशिश रही है, हमने अपनी साइड से प्रॉपर पूरी कोशिश करी है कि जो हमारा मैसेज है जो टीचर्स के थ्रू बच्चों के तक जाए, जो हम लोग न्यू इम्प्लीमेंट लाना चाहते हैं, जो न्यू एजुकेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो बच्चों तक पहुँचे। थैंक यू मैम। आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, और कितने फ्रीक्वेंटली आप ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए रेडी हैं, या जो स्कूल्स हैं वो कितने इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हैं? मैम, जितने स्कूल कनेक्टेड होंगे, जितने टीचर्स कनेक्टेड होंगे, हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स इससे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड हों। थैंक यू सो मच मैम। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो अभिकल्पना ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, क्या आपको लगता है कि जो स्कूल्स हैं अभी भी उनमें इन सब चीज़ों को लेकर ज़रूरत है? 2 साल हो गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आए हुए। देखिए, 2 साल पहले जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात कही गई थी तो स्कूलों ने शुरू किया, लेकिन ये स्कूल के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो उसको अपनाए या ना अपनाए। क्योंकि जब तक ये नियम है हमारे यहाँ पे जो चली आ रही है अवधारणा, कि जब तक ऊपर से प्रेशर नहीं आता स्कूल उसको कभी भी अमेंडमेंट नहीं करता। जैसे मैं बताता हूँ, हमारे स्कूल में एक स्कूल की बात थी जिन्होंने कहा था कि संस्कृत 9th में होनी चाहिए। कितने ही स्कूलों में बच्चे 8 से 9th में लीव करते हैं क्योंकि वो स्कूल में संस्कृत 9th क्लास में नहीं है। 6 to 8th में फ्रेंच देते हैं, और 9th क्लास में जब बच्चा कहता है जी हमें संस्कृत चाहिए, जी हमारे यहाँ पर संस्कृत का टीचर नहीं है इसलिए हम नहीं दे पाएंगे। तो अमेंडमेंट तो गवर्नमेंट चाहती है जल्दी से जल्दी हो, लेकिन हर स्कूल की मैनेजमेंट पेन लेना नहीं चाहती। वो कहती है जैसा चल रहा है थोड़ा सा हम चलने देते हैं, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी अभी। और जो स्कूल्स हैं, क्योंकि हर टाइप के स्कूल्स मौजूद हैं पूरे भारत में, छोटे स्कूल्स भी हैं, बड़े स्कूल्स भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इम्प्लीमेंटेशन में इतना डिफरेंस आ सकता है कि बड़े स्कूल्स पहले इम्प्लीमेंट कर जाएंगे और छोटे स्कूल्स को रिसोर्सेज में दिक्कत आएगी? देखिए, ये तो सबसे बड़ा पार्ट है ही कि इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो स्कूल उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसा कहा कि हमारे पास कोर्सेज तो हैं, टीचर्स कहाँ से लाएंगे? जैसा एक संस्कृत का ही एग्जांपल था कि संस्कृत सब्जेक्ट तो ले सकता है लेकिन हमारे पास टीचर नहीं है। अभी अगर हम कोई भी आर्ट वर्क की बात करते हैं तो काफ़ी स्कूलों में म्यूज़िक टीचर नहीं है, काफ़ी स्कूलों में क्राफ्ट टीचर नहीं है, डांस टीचर नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट के नाम पर सब लिखा हुआ है कि बच्चा ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है। तो ये प्रॉब्लम रहेगी अभी जब तक गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करेगी। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम करें, लेकिन दोनों को ही बराबर लेके चलना पड़ेगा। अभी कल्पना की पहल है कि नई शिक्षा नीति में जो चुनौतियाँ आई हैं उनका समाधान। तो अभी पहल आपने बात की है, चुनौतियाँ और समाधान इवेंट का भी नाम है, तो क्या समाधान निकल के आया और कौन सी चुनौतियों का निकल कर आया? समाधान ये निकल के आया कि हमें अपने आप
अपने अंदर पहले बदलाव करना पड़ेगा, हमें बच्चों से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, तब हम किसी चीज़ को नए सिरे से ला पाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हम फिजिकल एजुकेशन की जो बात है हम बहुत कम करते हैं। आज का जो एरा है हम समझ नहीं पा रहे कि जो स्पोर्ट्स है वो भी एक बच्चे की लाइफ में उतनी ही अहमियत रखते हैं। तो क्या आपको लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस चीज़ में कुछ भी बदलाव कर सकती है? बिल्कुल, शिक्षा नीति बिल्कुल बदलाव कर सकती है, क्योंकि देखिए हम सिर्फ एजुकेशन में बात कर रहे हैं और एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन को कहीं ना कहीं सभी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के मान के चलते हैं, और जबकि बोला गया है कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब तक हम फिजिकली फिट नहीं हैं और मेंटली फिट नहीं हैं तो हम एजुकेशन क्या है, कितनी भी अच्छी एजुकेशन आप देते जाए तो वो बच्चा लेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में फिजिकल एजुकेशन का एक अलग लेवल होना चाहिए, उसको भी सभी सब्जेक्ट के साथ मेन सब्जेक्ट में काउंट करना चाहिए। जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ और कई स्कूलों में मैंने बताया ना कि आपको कि फिजिकल एजुकेशन एक गेम्स मान के चलते हैं, और पेरेंट्स और मोस्टली टीचर्स में भी कईयों में यही धारणा रही है कि फिजिकल एजुकेशन ही तो है, गेम्स का सब्जेक्ट है, कुछ नहीं होगा, आप जहाँ मर्जी का ऐसे ही पास हो जाएंगे। बट मैं उनको ये बताना चाहूँ कि फ़िज़िकल एजुकेशन में भी आपके सभी सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, बायो मैकेनिक्स, एनाटॉमी सब इंक्लूड हैं, और इसके लिए आपको एजुकेशन में आना पड़ेगा। फिजिक्स को आप पूरा जिस तरह से महत्व दे रहे हैं उस तरह फिजिकल एजुकेशन को, और यूनिवर्सिटी के अंदर बेस्ट 4 क्राइटेरिया के अंदर अब थोड़ा सा जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसको थोड़ा सा अपडेट किया गया, बट पहले फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को काउंट ही नहीं किया जाता था बेस्ट 4 के अंदर कॉलेज एडमिशन के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अभी हमने आपको दिखाया कि जो अभिकल्पना एक युवा सोच एनजीओ ने एजुकेशन से रिलेटेड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड जो इवेंट करवाया था उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या निष्कर्ष सामने आया है। अभी भी काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे हैं या स्कूल्स ऐसे हैं जिनको शायद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है डीप क्या है, उसका जो कोर क्या है वो नहीं पता है। तो ऐसे इवेंट काफ़ी फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड है इंडिया में, ताकि सब चीज़ों की क्लियरेंस हो सके। नेशन लाइव आप तक ऐसे ही शिक्षा से जुड़े मुद्दे पहुँचाता रहेगा। बने रहे नेशन लाइव के साथ। कैमरा पर्सन रोहित जोशी के साथ मैं रवीना।